I'm Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, SRKP Government PG College किशनगढ़। आज हम एक थर्ड ईयर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा, लेकिन आप देखिए कि दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में संबंध हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि उलझे हुए होते हैं। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रत्येक देश अपने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखना चाहता है। तो नेशनल इंटरेस्ट को जब वो हमेशा आगे रखना चाहता है तो उसके लिए वो बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं उसको। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो एक दूसरे देशों के साथ में अलायंस किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस किए जाते हैं, यानी कि सैनिक गठजोड़ किए जाते हैं, समझौते किए जाते हैं। अगर देश को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर वो एक किसी ग्रुप में शामिल हो जाता है। और हम इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आप देखेंगे कि जो नेटो बना और वार्सो पैक्ट बना, अंजुस बना और सीटो सेंटो, जो भी इस तरीके के संगठन बने, ये सबसे इसके बेहतरीन उदाहरण है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बैलेंस ऑफ पावर है या शक्ति संतुलन का सिद्धांत है, अपनी उसकी एक विशेष भूमिका है। तो जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपाय विकसित हुए हैं जिसमें शक्ति संतुलन या सत्ता के संतुलन का सिद्धांत आधारित है। और ये उसका मेन पॉइंट ये है कि विभिन्न देशों के बीच में सत्ता की या शक्ति की सापेक्ष स्थिति होनी चाहिए, मतलब वो बैलेंस होना चाहिए पावर का, जिससे कि उसका नतीजा क्या निकले कि जिससे कोई भी देश इतना शक्तिशाली नहीं हो सके कि वह दूसरे देश को अपनी ताकत के बल पे संकट में डाल दे, और दूसरा ये नहीं हो सके कि वो कोई कमज़ोर इतना नहीं पड़ जाए कि दूसरे देश उसके आक्रमण करके उसको आसानी से शिकार बना लें। तो इसी उपाय को क्रियान्वित करने के लिए एक शक्ति संतुलन की आवश्यकता होती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए हॉब्स का जो हम लोग पढ़ते हैं हॉब्स को, तो हॉब्स ने ये कहा कि एक एनार्किकल सिस्टम आपके पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में या वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक एनार्किकल ऑर्डर होता है। एनार्किकल ऑर्डर का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर मतलब अधीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि एनार्किकल ऑर्डर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसे मैकेनिज्म से पावर को बैलेंस किया जाता है। तो जब ये बात आती है कि कोई आपका देश इतना शक्तिशाली नहीं हो या इतना कमज़ोर नहीं हो, तो फिर बात आती है कि कैसे संतुलन कैसे बिठाया जाए, उसके अंदर बैलेंस कैसे बिठाया जाए, पावर का बैलेंस किस तरीके से किया जाए जिससे कि एक दूसरे देश को कोई भी मतलब उसको आतंकित नहीं कर सकते। और इसलिए संतुलन की आवश्यकता होती है। और जो ये दायित्व लेता है कि जिसकी शक्ति अधिक होने लगे उस पर रोक लगाए और जिसकी शक्ति घटने लगे उसमें वो वृद्धि कराए। मॉर्गेनथाउ ने ऐसे माना है कि जैसे एक बैलेंस होता है, तराजू होता है, उसको इस तरीके से माना। मॉर्गेनथाउ ने उसको बैलेंस की उपमा देते हुए ये कहा कि संतुलक का ये कर्तव्य हो जाता है कि जो पलड़ा नीचे है उसका भार कम करे और जो पलड़ा ऊंचा है और उसमें कुछ और भार डाले, जिससे कि वो जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए या तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। यदि संतुलक सफलतापूर्वक विभिन्न राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखेगा तो युद्ध की स्थिति नहीं आ सकेगी। फ्रांस के जो शासक थे नेपोलियन बोनापार्ट ने 1796 में यूरोप की देशों की शांति को भंग कर दिया, लेकिन 1914-15 में वाटरलू की लड़ाई में पूर्ण पराजय के बाद जब फ्रांस परास्त हो गया और वियना का जब सम्मेलन हुआ, जिसको वियना कन्वेंशन भी कहते हैं, वियना के सम्मेलन में ये हुआ कि ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य ने यह निश्चित किया कि कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाया जाए जो भविष्य में युद्ध की स्थिति को रोक सके। कुछ समय बाद इसमें प्रशा व फ्रांस भी शामिल हो गए, लेकिन ब्रिटेन ने इसमें संतुलक होने की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री पामर्स्टन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न हमारा कोई स्थायी शत्रु है न स्थायी मित्र है, हमारा हित स्थायी है। तो यही इंटरनेशनल रिलेशंस का मोरलेस यही थ्योरी से या यही बात से इंटरनेशनल रिलेशंस काम करते हैं कि नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। मतलब आपके जो कह सकते हैं कि आपके हित हैं वो स्थायी होते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हितों की परिभाषा भी समय के साथ साथ हितों की परिभाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। 1997 में ब्रिटिश कूटनीति के संत
इनक्रू ने हेग सम्मेलन में के ज्ञापन में यही बात दोहराई। अतः 1815 से 1914 तक ब्रिटेन ने महान संतुलन की भूमिका निभाई, इसलिए कोई यूरोपीय देश युद्ध करने की स्थिति में नहीं आया। आप देखेंगे कि लगभग 100 सालों तक, वाटरलू की लड़ाई के बाद में आप देखेंगे 1914 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो उसके बाद तक कोई भी बड़ा युद्ध यूरोप में नहीं हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? वह थी ब्रिटेन की, जिसने एक शक्ति संतुलक की भूमिका निभाई। 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया, सत्ता का संतुलन टूट गया। एक और जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य, तुर्की और इटली हो गए, और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हुए। किंतु जून 1915 में इटली पक्ष बदलकर ब्रिटेन के साथ आ गया, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में गुप्त संधि हुई थी। जनवरी 1917 में अमेरिका भी युद्ध में आ गया, क्योंकि उसके मालवाहक जहाज़ों को जर्मनी ने निशाना बनाया अटलांटिक में। और वह युद्ध में आने से मतलब ये हुआ कि मित्र राष्ट्रों की तरफ आने से पूरा युद्ध का नक्शा बदल गया, और उसने ब्रिटेन व फ्रांस के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। और 1907 में रूस में लेनिन की एक तरीके से सत्ता स्थापित हो गई, और उसने अपने देश को ये कहते हुए युद्ध से निकाल लिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त हो गया। फिर 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, जहाँ वर्साइल्स की ट्रीटी, जिसको वर्साई की संधि भी कहा जाता है, वो सिग्नेचर हुआ। और उसमें आप देखते हैं कि वर्साई की संधि के बाद में मतलब प्रयास, ये कुछ एक नया प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन वर्साई की संधि में ये हुआ कि जर्मनी के प्रतिनिधियों को बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया, और उसके कारण से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके बाद में उसकी नींव वहीं जाकर पड़ी। ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य के 2 टुकड़े कर दिए गए, और वे अलग अलग राज्य बन गए। तुर्की व जर्मनी के प्रादेशिक क्षेत्रों को छीन लिया गया, और उन्हें 1920 में लीग ऑफ नेशंस में मैंडेट व्यवस्था के अधीन रख दिया गया। किंतु 1919 के पश्चात, अब देखिए आप यहाँ पर ब्रिटेन की जो शक्ति संतुलन की नीति है, कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हुई इन 5-6 सालों में। लेकिन 1919 के बाद में ब्रिटेन ने पुनः शक्ति के संतुलन की स्थिति बनाई, और उसने जर्मनी को धीरे धीरे बल देना शुरू किया, ताकि फ्रांस की सत्ता पर रोक लगाई जा सके। आप देखेंगे कि शक्ति संतुलन में आप अगर यूरोप को देखें, तो ये तीनों देशों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था। पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, तो मान लीजिए कि अगर फ्रांस शक्तिशाली हो जाता था तो ब्रिटेन और जर्मनी मिल जाते थे, और अगर ब्रिटेन शक्तिशाली हो जाता था तो फिर फ्रांस और मतलब इसी तरह फ्रांस शक्तिशाली होता तो ब्रिटेन जर्मनी मिल जाते थे, और अगर ब्रिटेन शक्तिशाली होता तो फ्रांस जर्मनी मिल जाते थे। इस तरीके से वो शक्ति संतुलन बना रहता था, और जर्मनी को उसने धीरे धीरे थोड़ा बल देना शुरू किया, जिससे कि फ्रांस की सत्ता पर रोक लगाई जा सके। फ्रांस ये प्रयास करता रहा कि जर्मनी इतना कुचल दिया जाए कि वो कभी ऊपर नहीं उठ सके। इसलिए 1924 में फ्रांस व बेल्जियम की सेनाओं ने जर्मनी के औद्योगिक नगर राउट पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ जर्मनी जुर्माने की किस्त अदा नहीं कर सकता था। लेकिन ब्रिटेन ने शक्ति संतुलन की भूमिका निभाते हुए इस कब्जे को हटवाया, और 1925 के लोकार्नो समझौते के अनुसार जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में शामिल किया गया। फिर 1926 में जर्मनी को लीग की परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। धीरे धीरे जर्मनी की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन 1933 के बाद में ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों पूंजीवादी देश इस आकलन पर चलने लगे कि इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर जैसी फासिस्ट शक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वे उसके शत्रु अर्थात स्टालिन के सोवियत संघ से टकरा जाएं और उससे स्वयं भी नष्ट हो जाएं। इसलिए इटली में, अफ्रीका में, इथियोपिया में हड़प लिया। जर्मनी में यूरोप में ऑस्ट्रिया व आधा चेकोस्लोवाकिया यानी कि सुडेटनलैंड को हड़प लिया। लेकिन 1939 में जब स्पेन के सैनिक नेता फ्रैंको ने सत्ता छीन ली, तो मुसोलिनी, हिटलर व फ्रैंको का एक त्रिकूट बन गया। लेकिन 1939 में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया, और जब हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस पर बमबारी की, तब चर्चिल का यह आकलन सही था कि हम तुष्टीकरण की नीति की कीमत चुका रहे हैं। 1941 में दूसरा महायुद्ध ने ऐसा विचित्र मोड़ लिया कि सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हो गया। इटली, जर्मनी और जापान एक्सिस पावर्स कहलाए या तीनों धुरी राष्ट्र कहलाए, और तीनों पराजित हुए। 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ, उसके साथ की शक्ति की संतुलन की नीति का अंत हो गया। अब ऐसी कोई शक्ति नहीं बची जो महान संतुलक की भूमिका निभा सके। 1938 में चर्चिल ने बड़े गर्व से कहा था कि संतुलन की नीति ब्रिटेन की आश्चर्यजनक अचेत परंपरा है, लेकिन अब ब्रिटेन अमेरिका के नेतृत्वाधीन हो गया है। लेकिन 1945 से 1991 तक एक नया प्रकार का संतुलन बन गया, जिसको मतलब चर्चिल ने अक्सर
उसके लिए एक शब्द काम में लिया कि बैलेंस ऑफ टेरर। इसका मतलब ये है कि आतंक का संतुलन पूरी तरह से स्थापित हो गया। दोनों महाशक्तियां अमेरिका व सोवियत संघ एक दूसरे की विरोधी हो गई, दोनों परमाणु यंत्रों अस्त्र शस्त्रों से लैस हो गई, इसलिए दोनों एक दूसरे से भयभीत होने लगी। अगर दोनों को ये था कि अगर वो एक दूसरे को नष्ट, अगर वो एक महाशक्ति ये सोचती थी कि अगर उन्होंने दूसरे को नष्ट करने का प्रयास किया तो दूसरा भी उसे नष्ट कर देगा, और दोनों ये समझ गए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध मतलब अगर हो गया तो परस्पर सुनिश्चित विनाश होगा, जिसको MAD का नाम दिया गया। एक तरीके से उसको MAD कहा गया। और जब म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसको हम MAD कहते हैं, इसलिए 1956 में जब सोवियत का संकट आया तो अमेरिका पीछे हट गया। जब 1962 में क्यूबा का संकट आया तो USSR पीछे हट गया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में ये स्थिति चली गई। अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न तो कोई संतुलन है, न कोई संतुलक। लेकिन चीन, जापान और जर्मनी के उभरते हुए स्वरूप को देखकर ये कहा जा सकता है, और जिसमें भारत का भी नाम हम ले सकते हैं, कि एक नया संतुलन बन रहा है जिसका रूप भविष्य में प्रकट होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेरे लेक्चर में।